हम लोग पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो रिमेनिंग एरिया है या शेष भाग है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसके मानक क्या है, यानी मेथड्स ऑफ एस्टिमेट या मेथड टू एस्टिमेट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानना है हमको। मेथड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहां पे याद रखना है कि यहां पे 3 तरह का स्केल है। मेथड ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी में 3 स्केल काम करता है। कौन कौन? तो एक है यूआरपी, पहला है यूआरपी। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। रिकॉल पीरियड। दूसरा है एमआरपी। ये क्या है, क्यों हम इस पे बात कर रहे हैं? जब हम इसको समझेंगे, इसकी बारीकियों को, इसकी टेक्निकलिटी को आप जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। जितने भी कमिटी हैं या जितने भी गरीबी से संबंधित डाटा कलेक्ट किया जाता है, पॉवर्टी से रिलेटेड, या कंक्लूजन निकाला जाता है, तो इसी मेथड से निकाला जाता है। तो आपको इस मेथड को समझना पड़ेगा। ये इसलिए समझना आवश्यक है कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप जब इसके बारीकियों को समझे रहेंगे तो बता सकेंगे कि ये मेथड में ये कमी था, इस मेथड से अगर आकलन किया जाए या गणना किया जाए गरीबी का तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहला मेथड है यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं समान याददाश्त काल या अवधि, यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड। दूसरा है एमआरपी। एमआरपी क्या है? नेक्स्ट है एमआरपी। इसका फुल फॉर्म मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और तीसरा है MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। हिंदी वाला लिख लो, हिंदी में समान याददाश्त पद्धति या समान याददाश्त विधि या पीरियड, अवधि। दूसरा मिश्रित याददाश्त पद्धति या अवधि। और तीसरा मॉडिफाइड अद्यतन मिश्रित याददाश्त पद्धति। ये 3 मेथड है। अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बारीकियों को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे काम या कैसे आकलन किया जाता है। सबसे पहला है आपका यूआरपी, फिर है एमआरपी, फिर है एमएमआरपी। यूआरपी में दरअसल ये ध्यान रखा जाता है कि पिछले 30 दिनों में आपने जितने भी आइटम कंज्यूम किए हैं और जितने भी आइटम पे एक्सपेंडिचर या खर्च किया है वो कितना किया है पिछले 30 दिनों का। मान लो सर्वे हो रहा है पॉवर्टी के लिए कि कितने % लोग गरीब हैं, इसके लिए। तो जब सर्वे टीम पहुंची, आपसे पूछी कि आप पिछले 1 महीना में खाद्य और गैर खाद्य उपभोग की वस्तुओं पर कितना खर्च किए हैं, तो इसमें दोनों ही आइटम शामिल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसा आइटम, ये एक ऐसा डाटा कलेक्शन मेथड है जिसमें पिछले प्रीवियस 30 दिनों में ऑल गुड्स कंजम्पशन में आपने कितना खर्च किया है।
तो इसमें खाद्य और गैर खाद्य दोनों शामिल है। कितने दिनों के लिए? पिछले 30 दिनों के लिए। एक महीना में आप जो कुछ भी खर्च किए होंगे आपको याद होगा, आप बता देंगे कि हाँ ये चीज पर खर्च किए हैं। पता चल गया कि भाई आप कितना खर्च किए हैं, इससे पता चल जाएगा कि आप पॉवर्टी लाइन में है, बीपीएल में है या पॉवर्टी लाइन से बाहर है। ये मेथड 93, 94 तक चलता रहा। नाइन्टी 94 तक ये मेथड चलता रहा। 1 मिनट रुक जाओ। तो यूआरपी या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में आपने जितने भी 1 महीना में खर्च किया है उसका डाटा मिल जाएगा और उस डाटा से अनुमान लगाया जाएगा कि आप गरीब हैं कि नहीं है। और इसमें दोनों ही तरह का आइटम शामिल है, खाद्य वस्तु भी और गैर खाद्य वस्तु भी। ये 1993 और 94 तक ये चलता रहा। उसके बाद आया एमआरपी, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। अब इसमें 2 मेथड है, एक तो 30 डेज वाला है ये, और दूसरा 365 डेज, यानी कि पूरे साल में आपने क्या क्या खर्च किया है। तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप 365 डेज का में देखेंगे तो इसमें यह देखा जाता है कि आप पिछले 365 दिनों में आपने गैर खाद्य वस्तु जैसे कि क्लोथिंग, कपड़ा, जूता, इस तरह के गुड्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर कितना खर्च किया। यानी कि ऐसे चीज जो पिछले 1 वर्षों में आप खर्च किए हों। और इसमें 30 दिनों में आपने खाद्य पदार्थों पर कितना खर्च किया है, खाने पीने में आपने कितना कुछ खर्च किया है। जैसे मान लो कि आपने कब खाने पीने में कितना मुर्गा का खर्च किया, कितना मछली पे खर्च किया, कितना के पेट्रोल जलाए, कितने का आप ड्रिंक किए, मतलब वो पिछले 1 महीना में जो भी खाने पीने में आपने खर्च किया वो, और ड्यूरेबल खर्च, हेल्थ, एजुकेशन, कपड़ा, जूता, इन सबों को मिला करके एमआरपी तैयार किया गया। अब इसके आधार पर यह डाटा निर्धारित किया गया। अब सोचो, थोड़ा सा कंपेयर कर लो यहाँ पे और देखो कि अगर इस मेथड से गरीबी आकलन किया जाए और इस मेथड से गरीबी आकलन किया जाए भारत में, तो किसमें ज्यादा लोग गरीब मिलेंगे, इसमें कि इसमें? आप खुद सोच करके बताओ तो पता चले। इसमें एमआरपी में ज्यादा मिलेंगे कि इसमें ज्यादा लोग मिलेंगे? किसमें मिलेंगे? नहीं, गलत हो, उल्टा बोल रहे हो। इसमें ज्यादा लोग मिलेंगे, इसमें कम लोग मिलेंगे गरीब। क्यों? क्योंकि ये सबको 1 साल के अंदर में आपने, मान लो शिक्षा में आप खर्च किए हैं, कपड़ा खरीदने में आप साल में कितना कपड़ा खरीदते होंगे, जूता कितना खरीदते होंगे। तो जैसे ही जूता में 500 का जूता खरीद लिए तो डाटा यहां पे कम होते चले जाता है। इसमें गरीबी का आंकड़ा कम होते चला जाता है, इसमें ज्यादा होता है। अब नेक्स्ट ये तीसरा है एमएमआरपी। ये 3 डायमेंशनल है। इसमें 7 दिन का भी है, 30 दिन का भी है और 365 दिन का भी है। ये 3 तरह का डाटा कलेक्ट करता है, 7 दिन, 30 दिन और 365 दिन। तो 7 दिन वाला में वो सब कुछ शामिल कर लेता है जो आप कभी कभार यूज करते हैं, जैसे अंडा खा रहे हैं, मछली खाए, मीट खाए, फ्रूट खाए, शराब पिए, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, यानी कि ऐसा चीज
जो पिछले एक हफ्ता में आपने यूज किया था और आपको याद है, जो एकदम बिल्कुल क्षणिक है। तो ये 7 दिन का डाटा, 30 दिन का वो डाटा जिसमें आप फूड आइटम लिए, फूड आइटम खाए, फ्यूल भरवाए, एनर्जी का बिल दिए या एनर्जी का जो भी बिल दिया आपने, पेट्रोल, बिजली और मेडिकल, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल खर्च किया आपने चिकित्सा के लिए, ये 30 दिन का डाटा शामिल किया जाता है। ये तीनों डाटा मिला करके इसको तैयार किया जाता है। तो 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन, ये हो गया मॉडिफाइड आपका मिक्स रिकॉल पीरियड। बस अंतर यही है, ये 1 महीना का डाटा कलेक्ट करता है, इसलिए इसमें ज्यादा पॉवर्टी आपको मिलता है, उससे कम इसमें मिलता है और इससे कम इसमें मिलता है। तो ये 3 मेथड है और इन तीनों मेथड से निकाला जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी। याद रखिए, अभी जो एनएसएसओ है वो इसी मेथड से निकालता है गरीबी। इस मेथड को सबसे ज्यादा रिलायबल या सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है और वर्ल्ड बैंक इस मेथड को कह रहा है कि आप प्रमोट कीजिए। आगे जब हम देखेंगे तो रंगराजन कमेटी इसी मेथड को सपोर्ट कर रही है कि ये मेथड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे सरकार को अपना आंकड़ा सुधारने में थोड़ा सा फायदा होगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये 3 ही मेथड है, ये 3 ही मेथड है, तीनों मेथड से ही पॉवर्टी निकाला जाता है। और अभी वर्तमान में आपका जो रिपोर्ट आता है वो इसी मेथड पे आता है, MRP पे, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, एक तो इन तीनों का फुल फॉर्म कितने दिनों की अवधि का होता है, किस तरह का? तो MRP में 30 दिन और 365 दिन, इसमें एक हफ्ता, वीकली, मंथली और ईयरली, ये तीनों शामिल होता है। अब मान लो कि ये एक हफ्ता में किसी दिन हमको शराब पीने का मौका मिल गया, हमने खर्च कर दिया। याद रखिए, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी निर्धारित होता है, न कि इनकम पे। आपने कितना कमाया उससे कोई मतलब नहीं है, लाख रुपया कमा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने लाख रुपया में पिछले 1 महीने में, 1 साल में, 1 हफ्ते में कितना खर्च किया, इसके आधार पर निर्धारित होता है पॉवर्टी। तो आपने क्या किया कि पिछले 1 हफ्ते में किसी दिन किसी के शादी में गए या कहीं गए या चले गए और खर्चा कर दिए, तेल भरवा कर। हाँ, किससे? बिल्कुल गरीब है, आपके इनकम से उसको कोई लेना देना नहीं है। आपके इनकम, आप मान लो कि लाख रुपया कमा रहे हो, 2 लाख रुपया कमा रहे हो, क्लियर है? अब उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो, आप भूमि नहीं खरीद रहे हो, इमारत नहीं बना रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे हो, भोजन एकदम सिंपल सादा रोटी और ये कर रहे हो, तो आप गरीब ही तो हो। उस पैसा का क्या करोगे? जब आपका कंजम्पशन ही नहीं है तो गरीबी का मतलब क्या होता है? जब उपभोग ही नहीं करेंगे, गरीब कौन कहलाता है? जिसके पास उपभोग करने की क्षमता नहीं हो। तो आपके पास साधन रहते हुए उपभोग नहीं कर रहे हैं तो आप गरीब ही तो हैं। बड़े बड़े सन्यासी ऋषि अपनी संपत्तियों को त्याग करके गरीब बन जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। उनको धन संपदा से मतलब नहीं है, उनको लाखों करोड़ों प्रॉपर्टी है, वो गरीब हो जाते हैं। तो गरीब ही तो है, कंजम्पशन ही नहीं है आपका तो गरीब ही ना है। नहीं कंज्यूम करेंगे तो आपको कई तरह के बीमारी पकड़ेगा या कई तरह के इश्यूज शुरू हो जाएंगे आपके साथ। अगर आप हेल्थ सर्विस नहीं लेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, अच्छे भोजन नहीं करेंगे, तो फिर आप अमीर किस चीज का है? अमीर किस चीज का है आप? जब उपभोग ही नहीं करेंगे तो अमीर किस चीज का है? अमीर उपभोग करता है ना, कंज्यूम करता है हर चीज को। जितना ज्यादा अमीर उतना ज्यादा कंजम्पशन विथ एक्सपेंडिचर। जितना ज्यादा अगर मान लो एक अमीर है, अंबानी है, अब अंबानी खाना खाता है, वो भी खाना खाता है, इतना ही थोड़ा सा खाता है लेकिन लाखों का बिल आ जाता है।
तो उसका एक्सपेंडिचर उतना ही कंज्यूम करने में उतना हाईएस्ट है। और कुछ लोग हैं कि भर थरिया खाएंगे लेकिन 20 रुपया में ही हो जाएगा सब कुछ। समझ में आया? तो आप कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ये निर्धारित करता है। बाकी आप क्या प्रॉपर्टी रखे हैं वो तो अलग गणना है, क्या वो अलग हम निकालेंगे जब बीपीएल काउंट करेंगे कि अगर आप ये सब रखे हैं, अगर आप ये सब रखे हुए हैं तो आप गरीबी रेखा से बाहर हैं। उसका भी उपाय है, उसका भी उपाय आएगा, समाधान आएगा। यही लोग क्या करते थे पहले, इससे पहले के जो बीपीएल का कार्ड जो सबको बन जाता था वो इसी वजह से बन जाता था। लोगों का कंजम्पशन बहुत कम दिखता था, पता ही नहीं चलता था कौन गरीब है। खर्चे उनके वार्षिक, महीना और हफ्ता वाला बहुत कम होता था। इसीलिए अलग से निकाला गया कि किसको रखा जाए गरीबी रेखा में और किसको गरीबी रेखा से बाहर किया जाए। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। इन तीनों मेथड को आप फुल फॉर्म याद रखिएगा और किस आधार पर निकाला जाता है ये याद रखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए 1994 से एमआरपी के आधार पर ही आज भी गरीबी निर्धारित किया जाता है। लेकिन भारत में 2014-15 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ गया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमएमआरपी को यूज किया गया। जो अभी नीति आयोग जो निकालता है गरीबी का आंकड़ा, वो जिसको हम एमपीआई कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसमें एमएमआरपी को लाया गया। अब जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसको हमको जानना चाहिए, वो है कि अलग अलग कमिटी, कौन कौन सा कमिटी कब गठित हुआ और उसका रिपोर्ट क्या आया। तो वेरियस एस्टिमेट आप लिख सकते हैं कि विविध गरीबी से संबंधित विविध आकलन और उससे संबंधित समिति। नेक्स्ट, तो भारत में जो सबसे पहले गरीबी के आकलन करने का श्रेय जाता है वो जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारत के संबंध में सबसे पहले गरीबी का आकलन करने वाले व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी। नाम सुने आप लोग? इन्होंने ही पहली बार अपनी पुस्तक, वेरी गुड, तो इन्होंने ही पहली बार अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड द ऑन ब्रिटिश रूल में भारत में प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया कि कितना है, और उसी से अनुमान लगाया गया कि भारतीयों की स्थिति कैसी है। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। ऑन ब्रिटिश रूल। इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार ये बताया कि इन्होंने बताया कि 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति लोगों के पास 16 से 35 रुपया, 16 रुपए से लेकर के 35 रुपए के बीच में पर एनम खर्च है, या पर ईयर इतना ही खर्च है। तो पहली बार लोगों के आय और एक्सपेंडिचर के बारे में आंकड़ा देने वाले शख्स थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1938 में प्लानिंग कमिटी, 1938 में प्लानिंग कमिटी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया था 1938 में। इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बहुत गर्मी लगता है। इन्होंने ये बताया कि 15 से 25 रुपए
भारतीयों की मंथली इनकम है 15 से 25 रुपया पर मंथ। मैक्सिमम 25, मिनिमम 15 पर मंथ। इस डाटा को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। ये 1938 का है, क्योंकि इसमें अच्छा याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का जो अनुमान था या जो आंकड़ा था, उसमें गरीबी रेखा नाम का कोई शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि सबसिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह के लिए लोगों के पास कितना पैसा आता है। गरीबी शब्द का वहां पे या पॉवर्टी लाइन शब्द का कोई यूज नहीं किया गया है। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि 15 से 25 रुपए भारत के लोग प्रति मंथ या प्रति महीना कमाने वाले लोग हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया प्री इंडिपेंडेंट या स्वतंत्रता से पहले का। सबसे महत्वपूर्ण है वही दादा भाई नौरोजी वाला, वो अक्सर पूछा जाता। हाँ है, भारत में भारत के लोगों की आय की स्थिति बताई गई कि इतना ही लोग कमाते हैं। प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष नेहरू के द्वारा गरीबी से संबंध ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया कि क्या गरीब है क्या अमीर है, उस संबंध में कोई बातचीत नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि भारत के लोग इतने ही कमा पाते हैं, बस। अब आफ्टर इंडिपेंडेंट या पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारे यहां एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मली, औपचारिक रूप से गरीबी के आंकड़े या गरीबी के आकलन से संबंधित अलग अलग कमेटी गठित की जाने लगी। जो सबसे पहला कमेटी गठित किया गया वो था 1956-57 में। बीएस मिन्हास कमेटी 56-57 में बीएस मिन्हास कमेटी। पहला आफ्टर या पोस्ट इंडिपेंडेंट दिस कमिटी वर ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद आया, आप इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि अपने नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कमेटी गरीबी आकलन से संबंधित है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लैंडमार्क या कोई न्यू मेथड अप्लाई करके गरीबी का आकलन किया है, कुछ ऐसा सुझाव दिया, लेकिन ये कमेटी आया था। उसके बाद आया नेक्स्ट कमेटी एमएस अहलुवालिया, AHUWALIA, एमएस अहलुवालिया। एमएस अहलुवालिया ये आया आपका 1960 में। तीसरा कमेटी आया पी.डी. ओझा कमेटी। सिर्फ इसका नाम याद रखना है, ये पीटी में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कमेटी गरीबी या पॉवर्टी एस्टिमेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पी.डी. ओझा कमेटी। ये भी उसी समय 60-61 में आया था, 60 में ही आया था। नेक्स्ट आया था पी.के. बर्धन। ये भी उसी समय आया था 1960 में। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी गठित किया गया वो गठित किया गया 1971 में। ये इसका नाम था रथ
दांडेकर कमेटी, जो आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए। ये चारों का नाम याद रखिएगा, मिन्हास, अहलुवालिया, ओझा और वर्धन। बस शॉर्ट में याद रखिएगा, मिन्हास, अहलुवालिया, ओझा और वर्धन। ये 4 कमेटी 1960 के दशक में गठित किए गए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी आया वो आया रथ दांडेकर कमेटी। वीएम दांडेकर एक व्यक्ति हैं, वीएम दांडेकर, एंड दूसरा है एन के रथ, नीलकांत रथ, एन के रथ या नीलकांत रथ। ये कमेटी लैंड मार्किंग अप्रोच लेकर के आया। ये 1971 का है। ये दोनों मिल करके ही, दोनों लोग थे कमेटी में, 2 लोग थे। ये 1971 में स्टेबल हुआ था। रिपोर्ट भी आ गया था 1971 में ही इनका। रथ दांडेकर कमेटी। इस कमेटी में या इस कमेटी ने भोजन में कैलोरी, अच्छा याद रखना, इससे पहले एक और कमेटी गठित हुआ था 1960 में ही, डीआर गाडगिल कमेटी, डीआर गाडगिल या गाडगिल कमेटी। रथ दांडेकर से पहले एक और कमेटी गठित हुआ था, डीआर गाडगिल कमेटी। डीआर गाडगिल कमेटी ने न्यूनतम उपभोग व्यय, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर, न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को या गरीबी लाइन को या पॉवर्टी लाइन को निर्धारित किया था और कहा था कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग को इन्होंने पॉवर्टी लाइन के रूप में डिफाइन किया था कि अगर कोई व्यक्ति 20 रुपए प्रति माह खर्च करता है तो गरीबी रेखा पर है, और ऊपर करता है तो बाहर है, नीचे करता है तो बीपीएल है। डीआर गाडगिल कमेटी। उसके बाद 1971 में है, इसलिए आप याद रखिएगा, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन बेस था इस कमेटी का। दूसरा जो रथ और दांडेकर कमेटी आया, ये कैलोरी को लेकर के आया कि आप कितना इनटेक करते हैं कैलोरी, तो कैलोरीज बेस्ड था रथ दांडेकर कमेटी। यानी कि आप अपने पोषाहार के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए कितना कैलोरी यूज करते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो 2400 कैलोरी इन्होंने ही डिफाइन किया था कि अगर रूरल एरिया में है तो 2400 कैलोरी, और अगर अर्बन एरिया में है तो 2100 कैलोरी। अगर इतना कंज्यूम करते हैं या बर्न करते हैं आप, देन आप पॉवर्टी लाइन से बाहर हैं, उससे कम करते हैं। इसीलिए इसको भोजन ऊर्जा विधि भी कहा जाता है। इस पद्धति को भोजन ऊर्जा पद्धति भी या भोजन ऊर्जा विधि भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है
कि न्यूनतम उपभोग विधि, भोजन ऊर्जा विधि किससे जुड़ा हुआ है, किसने रिकमेंड किया? इसी चीज को आगे कंटिन्यू किया गया, अलग कमिटी का एक टास्क फोर्स गठन किया गया था, अलग कमिटी, उसने भी इसी रिकमेंडेशन को या सुझाव को माना। नेक्स्ट 73-74 में अलग कमिटी आया, ALAGH, नाइनटीन 73-74 में अलग कमिटी। अलग कमिटी में भी एक कमी ये थी, जैसे रथ दांडेकर में थी, कि इसमें भी हेल्थ और एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया था कि आप कितना हेल्थ में खर्चा करते हैं और कितना एजुकेशन में खर्चा करते हैं, इसको शामिल नहीं किया गया था। इसलिए थोड़ा सा ये सिर्फ वही कैलोरी वाला था। कैलोरी वाला में जहां रथ दांडेकर कमिटी एक सिंपल या एक जनरल या एक कॉमन कैलोरी आकलन कर दिया था, उन्होंने सिर्फ 2250 कैलोरी को फिक्स किया था सबके लिए, रथ दांडेकर कमिटी ने। इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा सेपरेशन कर दिया कि शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग, नहीं तो दोनों के दोनों कैलोरी बेस्ड ही था, रथ दांडेकर भी और अलग कमिटी भी। न तो इसमें हेल्थ की बात की गई थी, न तो उसमें हेल्थ की बात की गई थी, न तो इसमें एजुकेशन की बात की गई थी, न तो उसमें एजुकेशन की बात की गई थी। तो इस मामले में दोनों, आपसे जो सवाल पूछा जा सकता है कि यही पूछा जा सकता है कि कौन कैलोरी बेस्ड है, तो कैलोरी बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया गया था वो था रथ दांडेकर कमेटी के द्वारा। उसके बाद 1974 में ही एक और कमेटी गठित हुआ था, डीटी लकड़ावाला कमेटी। डीटी लकड़ावाला ये थोड़ा सा अलग कमेटी है, अलग तरह का। डीटी लकड़ावाला इसने क्या किया कि भारत के स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा निर्धारित किया। यानी कि डीटी लकड़ावाला कमेटी ने भारत में अगर 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं तो सबके लिए अलग अलग गरीबी मापदंड। कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में 5000 कमाने वाला और बिहार में 4000 कमाने वाला दोनों कोई जरूर गरीब नहीं है। हो सकता है कि महाराष्ट्र में 5000 भी कमा करके आप गरीब हो जाएं और बिहार में 4000 रुपये महीना खर्च करके भी आप गरीबी रेखा से बाहर हो। तो इसके लिए इन्होंने 2 मेथड अपनाया हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुद्रास्फीति सूचकांक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिया। हर एक स्टेट में CPI को इन्होंने आधार बनाया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, दोनों ही जगहों के लिए। कैसे? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने CPI लेबर, CPI आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर या कृषि में जो मजदूर कार्यरत हैं, तो CPI एग्रीकल्चर और CPI लेबर, ये 2 तरह का इंडस्ट्रियल लेबर। अब इन दोनों के लिए हर एक राज्य के लिए मान लिया। मान लो ये शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पे CPI L, और यहाँ अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, तो CPI एग्रीकल्चर।
यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और यहां का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, औद्योगिक मजदूर कितना खर्च करता है प्रति महीना और यहां पे किसान कितना खर्च करता है प्रति महीना। आप याद रखिए कि जिस चीज का कीमत शहर में ज्यादा होगा उस चीज का कीमत देहात में कम होगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर आप यहाँ पे अपने खाद्य पदार्थों को खरीदने जाएंगे जो किसान यूज करता है तो उसको सस्ता मिलता है, यहाँ पे रेट कम होता है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा महंगा होता है। तो इस आधार पर इन्होंने एक अलग अलग मानक तय किया हर एक स्टेट के लिए। ये बिहार का अलग है, एमपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, ओडिशा का अलग है, केरल का अलग है, कर्नाटक, इस तरह से सबके लिए अलग अलग। और इस आधार पर उन्होंने भारत में गरीबों का ही एक अलग अलग वर्ग खड़ा कर दिया। अब कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में 5,000 कमाने वाला जो गरीबी से बाहर है, केरल में 8,000 कमा करके भी कोई गरीब हो सकता है अगर वहां का सीपीआई इंडेक्स ये शो करता हो और उसने वो खर्च किया हो। ये लकड़ा वाला कमेटी का ये था। ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कमेटी आया वो कमेटी आया सुरेश तेंदुलकर कमेटी, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। नेक्स्ट कमेटी, ये कमेटी जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी। तो आप अब जरा इस पे भी देख लीजिए। नेक्स्ट सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2005 में और इसने अपना रिपोर्ट दिया 2009 में। सुरेश तेंदुलकर, (2005) में गठित हुआ, रिपोर्ट दिया 2009 में। ये कमेटी थोड़ा सा बहुआयामी दृष्टिकोण लिया हुआ था। अब ये सिर्फ कैलोरी बर्न के आधार पर ही नहीं था, अब इसमें कई चीज जोड़े गए, जैसे खाद्य पदार्थों के साथ साथ जो आप खाने पीने में खर्च करते हैं उसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी इसमें शामिल किया गया कि आप एक महीने में इन सब चीजों को मिला करके कितना खर्च करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, शिक्षा पर, एडुकेशन पर, स्वास्थ्य पर, आधारभूत संरचना पर इन्होंने खाद्य पदार्थों के अलावा, यानी कि खाद्य वस्तुओं के अलावा और क्या क्या पर खर्च करते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आधारभूत संरचना पर, आधारभूत संरचना पर, स्वच्छ पर्यावरण पर, और महिलाओं की कार्य उपलब्धता पर, मेजर भी इसमें शामिल किया गया। तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी में। ठीक है। एक मिनट रुक।